हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो टॉपिक है गुडविल। गुडविल से रिलेटेड मीनिंग, डेफिनीशन एंड फीचर्स ऑफ गुडविल वी हैव टू कंप्लीटेड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर। सो दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो लेक्चर based on the same topic, goodwill, and in this video lecture we are going to discuss some more topic related to the goodwill. And in this video lecture and also in the coming video lectures we have to complete in the detail the whole concept related to the goodwill. That means the nature, the valuation and also the treatment of goodwill in your syllabus. तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो कि सेम टॉपिक पे है, गुडविल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हियर, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं? इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट हैविंग अ डेफिनेट वैल्यू। वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑल्सो। It is an attractive force which brings in the customer. It is enjoyed only by profitable firm. It helps in earning more profits. It distinguishes an old and well-established business from the new business. It does not have an existence separate from that of an enterprise. Thus, it has realizable value when business is sold. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे गुडविल के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। गाइस, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो पिछले वीडियो लेक्चर में जब हम लोगों ने गुडविल को एक्सप्लेन किया था तो हमने ये देखा था कि किसी एक फेमस पर्सनालिटी ने बताया कि गुडविल सिर्फ़ और सिर्फ एक वो पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू ओल्ड कस्टमर सेम प्लेस पे अगेन मीन्स दोबारा विज़िट करने की चांसेस होते हैं। दिस पॉसिबिलिटी इज़ द गुडविल। किसी ने बताया कि गुडविल वो रेपुटेशन है, मीन्स बिजनेस का या फर्म का जो रेपुटेशन है जिसकी वजह से इन कंपैरिजन टू द अदर बिजनेस वो एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर ले, दैट इज़ द गुडविल। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि ओल्ड कस्टमर सेम प्लेस पे विज़िट करें, मीन्स उसी जगह पे वापस फिर आए, या जो रेपुटेशन की बात होती है देन हाउ कैन इट विल बी क्रिएटेड, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यही है कि जिस बिज़नेस का मैनेजमेंट बेटर होगा, जो बिज़नेस अपने सारे रिसोर्सेज को बेटर वे में यूटिलाइज़ करेगा, उस बिज़नेस में होने वाले मिसयूजेस कम होंगे, उस बिज़नेस की गुड्स या उसकी सर्विसेज की क्वालिटी बेटर होगी इन कंपेरिजन टू अदर गुड्स कंपनीज, और द बिज़नेस चीप भी होगी। और यही सब चीज़ें होती हैं जो कि कस्टमर को आपके पास अट्रैक्ट करती है और लेके आती है। और जिसके पास कस्टमर्स जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, वो बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएगी। और बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है प्रॉफिट पे, सॉरी, बिजनेस का जो गुडविल होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है प्रॉफिट से। दैट मीन्स जितना अच्छा आपका प्रॉफिट है उतनी अच्छी आपकी रेपुटेशन या गुडविल मानी जाएगी। प्रॉफिट तभी आपकी अच्छी होगी जब आपकी सेल अच्छी होगी, सेल तभी आपकी अच्छी होगी जब आप अच्छा काम करेंगे। दैट मीन्स कि आपके अच्छे क्वालिटीज़ के गुड्स होंगे, एक जेन्युइन फेयर रेट पे होगा, और ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब आप अपने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। सो द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने इसलिए किया जिससे कि आपको ये रिकॉल हो जाए कि जो वर्ड गुडविल बार बार हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वो गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, एक इंटेंजिबल असेट है जो कि बिजनेस के प्रॉफिट को एक्सेस करने में, मीन्स इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करता है। और ये जो असेट है गुडविल, ये इंटेंजिबल असेट है, और इंटेंजिबल मीन्स कांट सी एंड टच। तो देखिए जो हमारा रेपुटेशन होता है, जो हम लोगों ने अपने लिए सब गेन किया होता है,
ये सब हमारे पास्ट में जो एफर्ट है, मीन्स हमने अपने पीछे जो काम किया हुआ है उस काम की वजह से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, दैट इज़ आवर गुडविल एंड आवर रेपुटेशन. सो लुक एट हियर, फर्स्ट पॉइंट इज हियर, दैट इज़ द एफिशिएंट मैनेजमेंट. मीन्स वो बिजनेस जिसका मैनेजमेंट एफिशिएंट अच्छा हो, जो कि अपने सारे रिसोर्सेज को बेटर वे में कंट्रोल करे और बेटर वे में यूटिलाइज करे, जिससे कि वो मैक्सिमम आउटपुट दे सके और मिनिमम मिसयूजेस को कर सके. इफ़ द फर्म इज़ मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एक्सपीरियंस्ड, कैपेबल एंड इफिशिएंट स्टाफ, its profits will go on increase, which result in increasing the value of goodwill. Second one is here, that is the favorable location. If the firm is situated at a centrally feasible place, that is a place which is easily accessible by the customers, then it help in increasing of sale and economy in production. In that case the value of goodwill will be correspondingly higher. Means goodwill हम अपने गुडविल को फर्म के प्रॉफिट से ऐड करके देख रहे हैं, और प्रॉफिट हमेशा डायरेक्टली कनेक्ट होता है सेल से, और जहाँ पे सेल ज़्यादा होगी उस जगह पे हमारी प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी. तो देखिए, अगर एक ऐसा फेवरेबल लोकेशन है जहाँ पे कि आपके लिए डिमांड ज़्यादा है, जहाँ कस्टमर ईजिली पहुँच सकते हैं, वहाँ सेल भी निश्चित है कि ज़्यादा होगा, और अगर सेल ज़्यादा होगा तो सेल के साथ साथ आपका प्रॉफिट भी होगा. आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, अगर कोई एक स्कूल है, कोई एक कॉलेज है, अब उस स्कूल या कॉलेज के गेट के बाहर जब आप देखोगे तो आपके कौन से शॉप्स ज़्यादा दिखेंगे? वो स्टेशनरी से रिलेटेड होंगे. लेकिन अगर वही आप एक हॉस्पिटल के पास चले जाइए, जहाँ पे पेशेंट्स जाते हैं, जहाँ पे लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जैसे आप गेट के बाहर आओगे तो वहाँ पे आपको कौन सी शॉप्स ज़्यादा दिखेंगी? मेडिकल की शॉप दिखेंगी. अगर आप किसी टेंपल में चले जाइए, उसके बाहर आप चले जाइए, तो दैट मीन्स जिस प्लेस पे जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, जिस चीज़ की नीड्स ज़्यादा है, जहाँ पे कस्टमर ईजिली वहाँ पे पहुँच सकता है. लुक एट हियर द फेवरेबल लोकेशन. आप अपने स्कूल से बाहर निकलो, इमीडिएट आपको अपने स्टेशनरी मिल जाए, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है, या आपको एक दूसरे सिटी में जाके परचेस करना हो तो ज़्यादा ईजी है. तो ये फेवरेबल लोकेशन जो होता है वो आपके गुडविल को अफेक्ट करता है, मीन्स उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये फेवरेबल लोकेशन. सो दैट मीन्स इफ़ द फर्म इज सिचुएटेड एट ए सेंट्रली फिजिबल प्लेस, दैट इज़ अ प्लेस विच इज़ ईजिली असेसेबल, आसानी से जहाँ कस्टमर पहुँच सके, सो दैट इज़ अफेक्टेड द गुडविल ऑफ द फर्म. मार्केट सिचुएशन, द मोनोपोली कंडीशन और लिमिटेड कंपटीशन enable the business concerned to earn high profits which leads to higher value of goodwill. अगर हम मोनोपोली मीन्स एक अधिकार की बात होती है जहाँ पे उसका कोई कंपटीटर ना हो, या अगर है भी तो बहुत कम हो, तो वो अपने गुड्स को अपने रेट पे जैसे चाहे वैसे बेच सकता है, जिससे उसकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी, और ये सिचुएशन जो होता है उसके गुडविल को भी इंक्रीज़ कर देता है. एडवांटेज ऑफ लाइसेंस, नॉर्मली लाइसेंस इज़ नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. कुछ एक आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनके मैन्युफैक्चर्स के लिए आपको लाइसेंस की नीड्स होगी, तो इस केस में भी ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है कि वो पर्सन जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो आपसे कम्पीट नहीं कर सकते, या उस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जिससे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि वहाँ पर अपने गुडविल हाई कर सकते हैं. इम्प्रेसिव पब्लिसिटी एंड advertisement. Effective and impressive publicity and advertisement by the firm helps in creating the demand for its products relating to and increasing in goodwill. So some factor is given here, it will be affect the goodwill. Look at here the topic, factor affecting the value of goodwill. हमारे गुडविल के वैल्यू को जो अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स थे वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए. कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आप चाहे तो अपने बुक से पढ़ भी सकते हैं. सो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट हियर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. इफ वी आर क्लासिफाइड द गुडविल, सो द गुडविल इज क्लासिफाइड इनटू द टू सब हेड, द परचेज गुडविल एंड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल. आइए देखते हैं पहले दोनों में क्या मीनिंग है. सपोज दैट गुडविल
परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सपोज दैट ए जिन्होंने 2010 में एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस रन करते करते 2020 तक पहुंच गया। क्या 2010 में ये जो प्रॉफिट अर्न करते थे, क्या वही सेम प्रॉफिट वो आज भी अर्न कर रहे होंगे, या इनका प्रॉफिट जो होगा वो इंक्रीज़ हो चुका होगा? दैट मीन्स इन कंपैरिजन टू पास्ट 2010 के कंपेयर में अब वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। तो ये जो ज़्यादा प्रॉफिट वो आज अर्न कर पा रहे हैं ड्यू टू द गुडविल। क्यों? क्योंकि जो इतने साल तक इन्होंने इसमें काम किया, जो इन्होंने हार्ड वर्क किया, जो इन्होंने अपने गुड्स के क्वालिटी को मेंटेन किया, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड किया, उससे इनका एक रेपुटेशन क्रिएट होगा और इससे अब इनकी सेल ज़्यादा हो रही होगी, इंक्रीज़ हुआ होगा, और उस रेपुटेशन की वजह से इनकी जो गुडविल क्रिएट हुई होगी और उस गुडविल से अब ये एक्सेस प्रॉफिट, दैट मीन्स इन कंपैरिजन टू पास्ट आज वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो दिस इज़ नोन एज द सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड मीन्स ये जो रेपुटेशन इनकी है, ये जो चीज़ें इनकी है, ये इन्होंने खुद से डेवलप किया, खुद से काम करके बनाया। दैट इज़ नोन एज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बट सपोज दैट अब 2020 में ए फॉर एनी रीज़न कैपेबल नहीं है कि इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सके। सो ए ने अपने इस बिजनेस को सेल कर दिया, किसको? बी को। और बी अब इस बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आज ये बिजनेस जहाँ पर है, इसके जो कस्टमर्स हैं वो इमीडिएट सेम टाइम पे जैसे ही बी ने इनको आज परचेज़ किया, वो सारे स्विफ्ट हो गए कहाँ पर? बी के पास। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़, ये सारा रेपुटेशन जो इस बिजनेस का है, जो पिछले 10 सालों से ए ने क्रिएट किया था, जो आज के डेट में है, क्या इसे बी ने जनरेट किया था? नहीं। लेकिन जिसे बी ने ए ने जनरेट किया था, उसके लिए बी ने एक अमाउंट पेड किया, और अमाउंट पेड करने के बाद ये अब बी को मिल गया। सो दैट मीन्स ये गुडविल जिसकी वजह से आज हम एक्सेस अमाउंट एज ए प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, इसे जनरेट किया था ए ने अपने पास्ट के ईयर्स में वर्क करके। तो ए के केस में तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, लेकिन इसी गुडविल का बेनिफिट अब बी को मिलने वाला है, क्योंकि अब बी ने इसको हैंड ओवर कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो बी के लिए यही गुडविल जो होगा वो परचेज्ड गुडविल ट्रीट किया जाएगा। परचेज्ड गुडविल मीन्स जिसके लिए बी ने एक प्राइस या अमाउंट पेड करके इसे परचेज किया, लेकिन ए ने इसके लिए कोई कंसिडरेशन पेड नहीं किया। ए ने इसके लिए अपना हार्ड वर्क किया, अपना एफर्ट किया, और ईयर टू ईयर धीरे धीरे इसने इसको जनरेट किया था। तो ए के केस में ये जनरेटेड गुडविल ट्रीट होगा, और बी के केस में यही गुडविल परचेज गुडविल केस ट्रीट होगा। सो लुक एट हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल is that goodwill which is acquired by a firm for a consideration whether paid in cash or kind। सेम थिंग जैसा हमने बी के केस में देखा था कि कोई भी फर्म अगर एक्वायर कर रहा है, मीन्स उसके लिए वो कंसिडरेशन पेड कर रहा है, चाहे तो कैश के फॉर्म में या किसी काइंड के फॉर्म में, लेकिन इस गुडविल को वो परचेज कर रहा है, मीन्स कुछ पे करके तब एक्वायर कर रहा है। सो दैट इज नोन एज द परचेज गुडविल। परचेज गुडविल इज दैट गुडविल which is acquired by the firm for a consideration whether paid in cash or kind। Feature of purchase goodwill, it arises on the purchase of a business। ये तभी अराइज हो सकता है जब आपने कोई बिजनेस परचेज किया, क्योंकि गुडविल बिजनेस की है, और जब तक बिजनेस आपने नहीं एक्वायर किया तब तक आपको गुडविल भी नहीं मिल सकती है। Goodwill is shown on the asset side of balance sheet as consideration is paid for acquiring it।
ओके, तो जिस बिजनेस को हम परचेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के लिए जो एज ए कंसिडरेशन हम गुडविल के लिए अमाउंट पेड कर रहे हैं, दैट इज़ द इंटेंजिबल फोर्स एंड इट इज़ ट्रीटेड एज द असेट, और असेट हमेशा बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड, दैट मीन्स असेट साइड में शो किए जाते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं कि आपने कोई एक बिजनेस परचेज किया और उस बिजनेस में जो असेट्स थी, जितने भी असेट्स थे, उस असेट्स को आपको एक्वायर कर लिया, आपको मिल गया उस बिजनेस के साथ ही, जिसकी वैल्यू थी 1 लाख, और इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ा। तो जिससे आपने परचेज किया, सपोज दैट उनके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ कर लिया हम लोगों ने, वेंडर, कि हमने बिजनेस वेंडर से परचेज़ किया, तो उस बिजनेस के सारे असेट्स अब आपके हो गए। 1 लाख के असेट्स थे उसके वैल्यू, लेकिन इसके लिए अगर आपको वेंडर को 1,20,000 पेड करना पड़ा, 1,20,000, तो ये दोनों साइड देखिए, द डेबिट एस्पेक्ट इज़ 1 लाख एंड क्रेडिट एस्पेक्ट इज़ द 1,20,000। मीन्स जो असेट्स आप एक्वायर कर रहे हो बिजनेस के वो 1 लाख के हैं, लेकिन जो उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करना है वेंडर को वो 1,20,000 है। सो इन दिस केस द 20,000 एक्सेस यू हैव टू पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस 20,000 इज़ फॉर लॉस, दिस इज़ फॉर लॉस, ये आपके लिए क्या है, लॉस है। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन वो ट्रांजैक्शंस नहीं करना चाहता जान करके जिससे कि उसे लॉस हो, और यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में लॉस हो रहा है, फिर भी वो 20,000 एक्सेस क्यों पे किया जा रहा है? क्योंकि ये जो गुडविल क्रिएट हुई है वेरी फर्स्ट डे से हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देगा। सो दैट मीन्स ये 20,000 हमारे लिए लॉस नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मीन्स इसके थ्रू हम एक वो असेट परचेज कर रहे हैं जो कि विजिबल तो नहीं है, टेंजिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे बिजनेस में हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा, और दैट इंटेंजिबल असेट इज़ नोन एज गुडविल। सो लुक एट हियर, गुडविल इज़ आल्सो असेट एंड वी हैव टू राइट डाउन गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000। मीन्स ये जो 20,000 एक्सेस हम यहाँ पे पेड कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी हैव टू एक्वायर द बिजनेस, सो दिस 20,000 एक्सेस अमाउंट इज़ पेड एज ए इन्वेस्टमेंट, कि इससे हमें वो एक इंटेंजिबल असेट्स मिल रहा है जो कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा। फॉर दैट वी हैव टू पे द एक्सेस 20,000। सो दिस इज़ द इंटेंजिबल असेट, नॉट द लॉस। सो लुक एट हियर, गुडविल इज़ शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट के असेट साइड में हम अपने सारे असेट्स को शो करते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, एज कंसिडरेशन इज पेड फॉर एक्वायरिंग इट। It is amortized, the word we have to use here, it is amortized। देखिए, जो टेंजिबल असेट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू कम होती है, धीरे धीरे घटती जाती है, उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज़ करते थे दैट इज़ द डेप्रिसिएशन। लेकिन जो इंटेंजिबल असेट्स हैं उनके वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ द amortized। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा है तो सेम समझ लीजिए वही चीज़ है, बस डेप्रिसिएशन टेंजिबल असेट्स के लिए यूज़ होता था और इंटेंजिबल असेट के केस में amortization। दैट मीन्स द सेम थिंग इज ऑल्सो हियर, बट इट इज़ फॉर इंटेंजिबल असेट। सो इट इज़ amortized एट द अर्लीएस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल लाइफ। जल्द से जल्द इसको आपको amortized करना है, किसको? उस गुडविल के वैल्यू को जिसे आपने बैलेंस शीट में शो किया है, ठीक है, अर्लीएस्ट, जल्दी से जल्दी, लेकिन उसके यूज़फुल लाइफ के बाद तक आपको नहीं करना है, यूज़फुल लाइफ के पहले उसे ख़त्म कर लेना और उसमें भी जितना जल्दी हो सके वो। तो अब इसकी यूज़फुल लाइफ क्या है, तो वो जब गुडविल का वैल्यूएशन हम देखेंगे वहाँ पर सीखेंगे कि किसी भी गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वैल्यूएट किया कैसे जाता है और कैसे उसके वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। AS 26, AS मीन्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, intangible asset prescribes that normally intangible assets should be written off within 10 years. Next point is here, that is the self generated goodwill.
self generated goodwill. Self generated goodwill is the goodwill which is not purchased for a consideration, means जिसको consideration means कुछ amount paid करके purchase नहीं किया गया है, but it earned by the effort of the partners. means बिजनेस के अंदर जो ओनर्स है या जो बिजनेस है वो अपने पास्ट में जितने भी एफर्ट है, जो भी उसके हार्ड वर्क है, उसके थ्रू इसे क्रिएट किया गया है. जैसे कि हम लोगों ने केस ए के केस में देखा था कि जो बिजनेस उन्होंने 2010 में स्टार्ट किया 2020 तक, इस 10 ईयर्स में उन्होंने जो अपने लिए एक रेपुटेशन क्रिएट किया, दैट इज़ द गुडविल. उसके लिए उन्होंने कोई कंसिडरेशन पेड नहीं किया था, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल. लेकिन वही गुडविल जब कंसिडरेशन पेड करके बी ने परचेज कर लिया, सो दैट इज ट्रीटेड ए परचेज गुडविल इन द केस ऑफ बी. फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल: इट इज जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द ईयर. ये बिजनेस के अंदर ही धीरे धीरे हार्ड वर्क करने से, अच्छा काम करने से जनरेट होता है, और ये कई सालों में जनरेट होता है, एक दिन में नहीं. इट इज़ सेल्फ जनरेटेड, सो इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये बिना किसी कंसिडरेशन को पेड किए हुए सेल्फ जनरेट किया गया है, और हम बिजनेस में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिनके लिए हम लोगों ने अमाउंट पेड किया हो, जिसके लिए हम लोगों ने कुछ कंसिडरेशन दिया हो. दैट्स वाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर. गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है वैल्यूअर्स के बीच में. दैट मीन्स कि उस बिजनेस को सेल करने वाले पर्सन और उस बिजनेस को परचेस करने वाले पर्सन के बीच में, कि हाउ कैन दे जस्ट डिफाइन द वैल्यू फॉर द बिजनेस, और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस की क्या गुडविल आएगी, वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि जो वैल्यूअर्स है वो कैसे उसे ट्रीट करते हैं. सो गाइज, दिस इज़ द वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन द goodwill theory section, and from the next video lecture we are going to explain the methods of valuation of goodwill. So the goodwill is valuated through the three methods: average profit method, it is further categorized into the simple average profit method and weighted average profit method, super profit method, and capitalization method. Capitalization method is also here the capitalization of average profit method and capitalization of super profit method. So in a separate video lecture we have cover up the methods of valuation of goodwill, and then after we have to come on the point, that is the treatment of goodwill in the books of account. So thank you very much for watching this video lecture. Stay home, stay safe.